नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाने वाली है। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस कहानी को ज़रूर सुनिए। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो 5 साल की उम्र में गुम हो गया था, और जब उसकी उम्र 30 साल होती है तो वो कैसे अपने माँ बाप को ढूंढता है और एक रोज़ अपने माँ के दरवाजे पर खड़ा होता है। लेकिन इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। 5 साल की उम्र में जब वो गुम हुआ था तो उसे सड़क मालूम नहीं, रास्ते मालूम नहीं, ठीक से बोल भी नहीं पाता था, लेकिन बातचीत वो हिंदी में करता था। किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद सचमुच में दिल को सुकून मिलता है। कहानी 1987 की है। मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में एक बहुत गरीब परिवार रहता था जिसके मुखिया मुंशी थे। इनका नाम मुंशी था। इनकी पत्नी का नाम कमला और उनके 3 बेटे थे। उनमें एक का नाम गुड्डू, दूसरे का नाम कल्लू और सबसे छोटे का नाम शारू। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शकीला था। बाप, जिसका नाम मुंशी था, वो बच्चों को छोड़कर 2 साल पहले ही अलग हो चुका था। माँ मेहनत मजदूरी करती और बच्चों को पालती। एक कच्चा मकान था खंडवा के पास जहाँ वो रहते थे। उसी में जीवन कट रहा था। बड़े भाई की उम्र 9 साल थी और इस उम्र में भी वो अपने आप को घर का मुखिया समझता था, क्योंकि बाप तो था नहीं, माँ की मदद करता था। और इस बड़े भाई गुड्डू के बेहद करीब था छोटा भाई शारू। उसको बड़े भाई के साथ बाहर जाने का शौक था। इनके घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन था। अक्सर ये स्टेशन पर जाते और पटरियों पर सिक्के ढूंढते, ट्रेन के अंदर घूमते कि शायद कुछ मिल जाए, और हर रोज़ इसी तरह से जाया करते थे। ऐसे ही एक रोज़ 1987 में शारू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में चढ़ता है। ये तलाश में थे कि शायद ट्रेन में कुछ पैसे मिल जाए अगर किसी के गिरे हो तो। इत्तेफाक से उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला और गुड्डू कहता है कि चलो अगले स्टेशन पर चलते हैं और दूसरी ट्रेन से वापस आ जाएंगे। वो पहले भी ऐसा कर चुका था। ट्रेन चल पड़ती है, दोनों भाई भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शारू को नींद आ जाती है। उसने अपने भाई गुड्डू से कहा था कि मुझे उठा देना। ये बात थी लगभग दोपहर की। थोड़ी देर बाद शारू की आंख खुलती है और वह अपने भाई को आवाज़ लगाता है, गुड्डू गुड्डू कहकर, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है और वो परेशान हो जाता है। फिर सोचता है भाई है, ढूंढ ही लेगा मुझे। उसको नींद आ रही थी, वो फिर से सो गया। अब जो सोया और फिर से उठा तो देखा सुबह हो रही थी और वो घबरा गया और रोने लगा और गुड्डू को ढूंढने लगा, लेकिन गुड्डू का कोई अता पता नहीं। अब ये रोते रोते जहाँ पर ट्रेन रुकी वहाँ पर उतर जाता है और सोचता है कि अब वापस घर जाना है और दूसरी ट्रेन पकड़ लेता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। फिर उतरता और तीसरी ट्रेन पकड़ता, और इसी तरह से करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं। और आखिर में जब ये थक जाता है, भूख भी लगी थी, पर कुछ लोगों ने खाना दे दिया, वो खा लिया। अब परेशान है, रो रहा है, अकेला है, 5 साल की सिर्फ उम्र है, ठीक से पूरी बात बता नहीं रहा है। अपने गांव का नाम भी उसे मालूम नहीं था, बस अपने भाई गुड्डू का नाम मालूम था। अपनी माँ का नाम भी उसे पता नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो माँ, अम्मा, मम्मी बोलते हैं। अब वो भटकते भटकते जब ट्रेन से उतरता है तो पता चलता है कि ये कोलकाता है। अब कोलकाता इतना बड़ा शहर, उसमें 5 साल का एक छोटा सा मासूम उतरता है, फुटपाथ पर जाता है, इधर उधर भटकता है। कुछ लोग उसे भिखारी समझते हैं, कुछ लोग उसको खाना दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, और अभी वो स्टेशन के इर्द गिर्द ही भटक रहा है। उम्मीद है कि गुड्डू भाई आएंगे और हम ट्रेन में बैठकर घर वापस चले जाएंगे। और तभी पटरियों के इर्द गिर्द उसे एक शख्स मिलता है जो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा पटरी के पास घूम रहा है। वो उससे पूछता है, उसके घर का पता पूछता है, मगर वो बता नहीं पाता है। वो सिर्फ अपना नाम बताता है। वो उसको कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, चलो पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलते हैं। स्टेशन के पास में ही उस शख्स की झोपड़ी थी। फिर वहाँ एक शख्स और आता है
और वो उसे कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, और वो उस बच्चे के साथ कुछ अजीब हरकत सी करनी शुरू कर देता है। तो बच्चे को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर सारू वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है, और भागने के बाद अब वो कोलकाता की सड़कों पर भटक रहा है। भटकते भटकते उसे काफ़ी रात हो जाती है। तभी कुछ समय बाद उसे एक शख्स मिलता है जो शरीफ होता है, और वह उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को क्यों यहाँ घूम रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर का पता नहीं है। वो उसको सिर्फ अपना नाम ही बता पाता है। फिर वो शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब पुलिस उसको एक शेल्टर होम में भेज देती है, मगर वो वहाँ जाता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ देखता है किसी बच्चे के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो वो उनको देखकर घबरा जाता है। ये देखकर वहाँ के लोग जो ठीक ठाक थे, और पुलिस भी वहाँ की ठीक थी, कि ये बच्चा ठीक ठाक है, इसको एक एडॉप्शन सेंटर में डाल देते हैं ताकि कोई इसको गोद ले ले और ये ठीक जगह पहुँच जाए। फिर तमाम खाना पूर्ति के बाद उसको एडॉप्शन सेंटर में भेज दिया जाता है। वहाँ भी परेशान है, बार बार अपने भाई को याद कर रहा है, अपने घर को याद कर रहा है कि मुझे घर जाना है। फिर एक दिन सुबह सुबह वहाँ के मैनेजर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, शारू ये देखिए, इनसे मिलिए, अब ये तुम्हारा परिवार है। शारू देखता है वहाँ पर 2 लोग खड़े थे जो कि गोरे थे एकदम। वो थे जॉन और सू बर्डी, दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। इनको एक बच्चा गोद चाहिए था, और वो शारू की डिटेल पूछते हैं तो उन्हें ठीक लगता है और वो शारू को एडॉप्ट कर लेते हैं। फिर शारू को वो बताते हैं कि ये हमारा घर है, हमें यहाँ जाना है, तुम यहाँ रहोगे। तो शारू को तो अपने घर का भी नहीं पता था, तो वो ऑस्ट्रेलिया को क्या समझता। तो उन्होंने उसको चॉकलेट दी, बहलाया फुसलाया, और फिर अगले दिन वो सुबह प्लेन में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अब जॉन बर्ली का अपना बिजनेस था, तो वो शारू को काफ़ी खुश रखते हैं, खिलौने ला के देते हैं, नई नई चीज़ें उसको ला कर देते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि वो उसके रूम में एक इंडिया का नक्शा लगा देते हैं। उनको मालूम था कि ये एक भटका हुआ बच्चा है, पर उसको कुछ याद नहीं था, सिर्फ उसको अपनी माँ की शक्ल और भाई की शक्ल याद थी। और कुछ चीज़ें उसको याद थी, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पानी की टंकी, और एक ऊंचा पहाड़ जैसा टीला था, वो उसको याद था। अब शारू अपने नए माँ बाप के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहा था। पिछली यादें वो भूल चुका था, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अब 2009 में उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, और उसका फादर की एक कंपनी थी, वेबसाइट थी, जिसमें वो काम करता था, अपने फादर का हाथ बटाता था। अब शारू को ऑस्ट्रेलिया गए हुए लगभग 22 साल हो चुके थे। तो 2009 में उसको याद आता है कि मेरा एक दूसरा घर भी है। याद तो उसको पहले भी आया, मगर उसने पहले कुछ खास कोशिश नहीं की। 2009 में अब उसे याद आता है कि क्यों ना मैं अपना घर ढूंढूं, जहां से मैं आया था, जहां से मैं खोया था, गुम हो गया था। क्योंकि उसने कंप्यूटर कोर्स और डिप्लोमा और वेबसाइट के लिए भी वो काम करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना गूगल मैप का सहारा लिया जाए और अपना घर को ढूंढा जाए। अब वो गूगल अर्थ का सहारा लेता है और अपने घर को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है और उसको उस शहर का नाम भी नहीं पता जहां वो रहता था। बट उसको इतना पता था कि जहां से उसके माँ बाप उसको लेकर आए थे वो शहर कोलकाता था। तो अब वो कोलकाता मैप में निकालता है और वहाँ के इलाके, आसपास के इलाकों को सर्च करता है। जो उसकी याद था, वो पानी की टंकी, स्टेशन, वो पहाड़, वो नदी उसको मिल जाए, वो ढूंढता रहता है, काफ़ी कोशिश करता है, मगर उसको वहाँ पर कहीं कुछ नहीं मिलता। वो रातों महीनों कोशिश करता रहता है, मगर उसको कुछ नहीं मिलता। मगर उसको एक चीज़ याद आने लगती है धीरे धीरे, कि खंडवा में वो जहाँ पर रहता था उसके गांव का कुछ नाम था, और उसको वो काफ़ी रिकॉल करता है, मगर फिर भी याद नहीं आता। उसको इतना पता था कि बी से शुरू है नाम, तो वो बी से सर्च करता है। बी से तो बदरपुर, भोपाल, बुरईपुर, बहरामपुर, मगर वो सोचता है कि इनमें से मेरा कौन सा है। वो ढूंढता रहता है, वो उस डैम को सर्च करता है, उस टीले को, उस स्टेशन को, मगर उसको कहीं कोई सुराग नहीं लगता। और इसी तरह से लगातार वो 3 साल तक ढूंढता रहता है अपने घर को, मगर वो अपने माँ बाप को नहीं बताता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। उसको लगता था कि मैं इनसे बताऊंगा कि मैं अपने पुराने माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ, तो कहीं उनको धक्का सा ना लगे। इस दौरान में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे उसका ब्रेकअप हो गया। अब इसकी ज़िंदगी में एक नई गर्लफ्रेंड आई, उसका नाम था लीज़ा। लीज़ा के पास एक फास्ट इंटरनेट की फैसिलिटी थी।
अब ये लीजा के घर जाता, रोज़ डेली जाता और घंटों इंटरनेट पर लगा रहता था। 2009 से इसने ढूंढना शुरू किया था और बीच में फिर छोड़ दिया। फिर जब लीजा इसकी ज़िंदगी में आई तो इसने फिर सोचा चलो फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं। पर इसने सोचा कि मैं शायद गलत ढूंढ रहा हूँ। कोलकाता मेरी लास्ट मंजिल थी। तो इसको याद आया कि मैं जहाँ से बैठा था उस टाइम शाम का समय था और जिस टाइम मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो इसने आइडिया लगाया कि अगर मैं शाम को बैठा था और सुबह कोलकाता उतरा तो लगभग इस बीच में 10 से 12 घंटे का डिस्टेंस था। अब उसने कोलकाता को सेंटर में रखे और कोलकाता के आसपास 10 से 12 घंटे की डिस्टेंस पर जितने भी इलाके थे उनको सबको उसने सर्च करना शुरू किया। अब 12 घंटे के आसपास कोलकाता से दूर जितनी भी जगह थी उसने सबको सर्च करा, मगर उसको कुछ मिला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि चलो दोस्तों की थोड़ी सी मदद लेते हैं। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे पूछा कि उस समय 1987 में ट्रेन की रफ्तार क्या होती थी। कुछ उसके इंडियन दोस्त भी थे जो वहाँ होबार्ट में पढ़ते थे। तो उसने उनसे पूछा कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार क्या होया करती थी। तो उन्होंने सबने बताया कि उस वक्त लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग ट्रेन चलती थी, यानी कि एवरेज स्पीड होती थी। तो अब उसने हिसाब लगाया कि उसका घर अगर 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती है तो लगभग कोलकाता से 900 से 1000 किलोमीटर के बीच में है। तो फिर उसने इसी डिस्टेंस को सर्च करना शुरू किया, मगर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर कोशिश उसने अपनी जारी रखी और इसी तरह से सर्च करते करते एक दिन उसको गूगल अर्थ पर एक जगह दिखाई दी, स्टेशन बुरहानपुर। उसको इतना पता था कि वो जहाँ से भी आया है उस जगह का नाम बी से शुरू होता है। तो अब उसने बुरहानपुर स्टेशन को गूगल अर्थ के जरिए जूमिंग करना शुरू किया और सबसे पहले उसने रेलवे स्टेशन को जूमिंग किया। और जैसे ही उसने रेलवे स्टेशन को जूमिंग किया तो जूमिंग करते ही उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि वो पानी की टंकी, वो ऊंचा टीला, वो स्टेशन और तालाब उसके जहन में था। ऊंचा टीला उसको इसलिए याद था क्योंकि एक बार वो उस पर चढ़कर खेल रहा था और उसके माथे में चोट लग गई थी, जो हमेशा उसके निशान बना हुआ था। अब वो सर्च करते करते बुरहानपुर तो पहुंच गया और फिर उसने पता किया कि बुरहानपुर खंडवा में है। पर अब उसको ये मालूम नहीं कि वो खंडवा का रहने वाला है या बुरहानपुर का रहने वाला है। अभी कई सारे सवाल बाकी थे। अब उसने खंडवा के बारे में यूट्यूब पर खंगालना शुरू किया और मैप देखे, खंडवा का मैप देखा और अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया कि खंडवा में और बुरहानपुर में एक जगह है जिसका नाम जी से शुरू होता है, और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद उस जगह का नाम गुनेस्तली है। फिर उसने सोशल मीडिया फेसबुक पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो खंडवा के रहने वाले थे और उनसे पूछना शुरू किया कि खंडवा या बुरहानपुर के आसपास कोई गुनेस्तली नाम की जगह है। तो उनमें से एक का रिप्लाई आया कि वो गुनेस्तली नहीं है, गणेश तलाई है। फिर उसने उसको बताया कि वहाँ पर इस तरह की आबादी है, मुस्लिम एक तरफ रहते थे, हिंदू एक तरफ रहते थे और वहाँ ज़्यादातर टीन के घर हैं, खपरेल के घर हैं। तो उधर से रिप्लाई आया कि 20 से 25 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, अब वहाँ पर मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं। फिर उसने सोचा कि उसने 5 साल उन गलियों और उन स्टेशन और उन इलाके में गुजारे हैं, तो क्यों ना फिर से गूगल अर्थ का सहारा लिया जाए। तो उसने गूगल अर्थ के सहारे फिर से ढूंढना शुरू किया। तो वो पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि ये वही जगह है जहाँ से वो आया था, गुम हुआ था। फिर उसने डिसाइड किया कि उसको इंडिया जाना है। फिर उसके बाद वह इंडिया के लिए चल पड़ता है और 10 जनवरी 2012 को वो इंडिया न्यू दिल्ली लैंड करता है। फिर वो वहाँ से बाई रोड खंडवा पहुँचता है और खंडवा पहुँचकर वो फिर बुरहानपुर पहुँचता है और बुरहानपुर में वो उस स्टेशन पर पहुँचकर उस जगह को देखता है। उसके आसपास वो टंकी, वो टीला, वो तालाब, उसके कदम खुद ब खुद वहाँ पर चल रहे हैं। उसको कुछ पता नहीं कि उसके कदम कैसे अपने आप वहाँ पर चल रहे हैं। और वो उस टीले पर पहुँच जाता है। फिर उसके बाद वो उस तालाब को देखता है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है और जहाँ उसका घर था उसके कदम खुद ब खुद उधर को चलने लगते हैं। उसको मालूम था कि स्टेशन से उसका घर कितनी दूर है। तो कुछ दूर जाकर एक कच्चा मकान, खपड़ेल का घर
वहाँ जाकर उसके कदम रुक जाते हैं और वो वहाँ खड़ा हुआ उस घर को देखता रहता है। काफ़ी देर हो जाती है मगर उस घर से कोई नहीं निकलता। पास में ही खड़ी एक महिला उसको देखती है काफ़ी देर से। एक आदमी विदेशी टाइप का जो घर की तरफ देखे जा रहा है वो यहाँ पर क्यों खड़ा है। अब वो महिला उसके पास जाती है, उससे कुछ पूछती है मगर उसको हिंदी नहीं आती और उस महिला को इंग्लिश नहीं आती। फिर वो महिला किसी और को बुलाती है जो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता था। उससे शाहरुख ने पूछा कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं और अपने बारे में बता रहा था कि मैं शाहरुख हूँ, मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख नाम सुनकर कुछ दूर खड़ा एक शख्स चौंक जाता है और वह उसके पास आता है। शाहरुख के पास एक फ़ोटो था जो उसने उसको दिखाया, जो बचपन में शायद उसके ऑस्ट्रेलिया वाले माँ बाप ने खींची थी। और वो फ़ोटो लेकर वो आदमी कुछ दूर जाता है और वहाँ से फिर वापस आता है कि अब मेरे साथ चलो। और वहाँ एक घर के सामने 4-5 घर छोड़कर उसको ले जाकर खड़ा कर देता है कि ये तुम्हारा घर है। वहाँ पहुँचने के बाद 3 औरतें आंगन में खड़ी थी। इस आदमी को पता है कि ये शाहरुख है और वो शाहरुख से कहता है कि इनमें से ही कोई तुम्हारी माँ है, पहचानो कौन सी है। वो पहली की तरफ इशारा करता है कि ये, शाहरुख बोलता है नो। और दूसरी की तरफ इशारा करता है नो। इतने में ही तीसरी अपने आप उसको गले लगा लेती है। माँ बेटे को पहचान चुकी है, बेटा माँ को पहचान चुका है। मगर पास में जो शख्स खड़ा था वो पूछता है कि अब तो ये 30 साल का हो चुका है, हो सकता है तुम 5 साल की इसकी शक्ल जानती हो, मगर अब तुमने इसको कैसे पहचाना। तो वो कहती है एक तो इसकी आंखें देखकर और शक्ल देखकर, दूसरा इसके माथे की चोट जो इसको उस टीले पर लगी थी। अब ये सब तो ठीक था, इतने ही देर में वो पूरा परिवार वहाँ पर आ जाता है। सारे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि 25 साल पहले जो गुम हुआ था लड़का अब वो वापस आ गया है। मगर समस्या इस बात की थी कि भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी, शाहरुख को उनकी नहीं और उनको शाहरुख की नहीं। तो इस समस्या का हल करने के लिए कॉलोनी में पास में ही एक टीचर रहती थी जिनका नाम शहनाज था। वहाँ पर उनको बुलाया गया। अब शहनाज ट्रांसलेटर का काम करती है। वो बताती है कि तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, इनकी शादी हो चुकी है। अब वो सबसे मिल लेता है पर फिर भी उसकी निगाहें किसी एक शख्स को और ढूंढ रही थी। वो पूछता है गुड्डू, गुड्डू भाई। गुड्डू का नाम सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ शहनाज से बताती है कि जब तुम गायब हुए थे तो उसके ठीक 1 महीने बाद गुड्डू की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, 2 टुकड़ों में। उसकी माँ बताती है कि उस 1 महीने में उसने अपने 2 बेटों को खोया था। एक गुड्डू जो रेलवे ट्रैक पर आकर पटरी से ट्रेन से कट गया था और दूसरे तुम जो हमसे खो गए थे। शाहरुख रोने लगता है क्योंकि गुड्डू उसका आइडियल भाई था, वो उससे बहुत प्यार करता था। खैर अब यह सब बीत जाने के बाद शाहरुख को वहाँ रहते रहते 11 दिन हो गए थे और इन 11 दिनों में अब वो अपने माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में जो थे उनको मैसेज करता है कि मैं पिछले 3 साल से अपने माँ बाप को तलाश रहा था और मैंने आपको बताया नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं। मेरे माँ बाप आप हैं और ये भी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर आपने मुझको पाला, नया जीवन दिया। तो आप ये मत सोचना कि मैं उन सबको भुला दूंगा, मैं आऊँगा, वापस ज़रूर आऊँगा। तो उधर से मैसेज आता है कि काश इस खुशी की घड़ी में हम भी तुम्हारे साथ होते, तुम हमसे बता देते तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। पर कोई बात नहीं बेटा, कम सून, जल्दी आना। अब शाहरुख अगले 11 दिन तक वहाँ पर रहता है और अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाता है, तोहफे देता है और एक वादा कर कर जाता है कि मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। और अपनी माँ से जिद करता है कि तुम भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो, मगर उसकी माँ मना कर देती है कि बेटा मैं कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी। और ये सब कहकर एक रोज़ शाहरुख वहाँ से चला जाता है और अब खूब बात होती है। हर महीने वो अपनी माँ के लिए पैसे भेजता है, उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती। ये लोग भी अब इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और शाहरुख भी हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा है ताकि बात करने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस तरह से एक बेटा जो 5 साल का था और वो खो गया था और उसने हिम्मत नहीं हारी और 25 साल बाद उसने अपने माँ बाप को ढूंढ लिया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आज की ये सच्ची घटना वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।